हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ पेडालॉजी क्वेश्चंस जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जो हमारे प्रीवियस पेपर हो चुके हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। रोज़ हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो दे रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, आज हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चंस एंड आपका प्रीवियस पेपर है ये। प्रीवियस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर से हमारे कुछ क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, ये हमारा प्रीवियस पेपर है जिसको हम सॉल्व करेंगे आज हम देखिए स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों में से वाइगॉस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? वाइगॉस्की के बारे में। वाइगॉस्की क्या थे? वाइगॉस्की एक रशियन वैज्ञानिक है जो कि जिन्होंने किस पर जोर दिया है? अधिगम के बारे में बताया है उन्होंने कि अधिगम का विकास कैसे होता है। ये एक व्यवहारवादी हैं। अब ऑप्शन पढ़िए। विकास अधिगम से स्वाधीन है। और नेक्स्ट है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास अधिगम का समानांतरक है। अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन सी एंड डी आपको दिखाई दे रहे हैं। अधिगम और विकास दोनों अलग अलग हैं उनके अनुसार वो समांतर प्रक्रियाएं नहीं हैं। उनके अनुसार उन्होंने बोला है कि जो अधिगम है, जो कि लर्निंग की बात करी है उन्होंने, और डेवलपमेंट की बात करी है। किसकी? डेवलपमेंट की। उन्होंने कहा है जो डेवलपमेंट है वो बाद में आता है और लर्निंग बच्चों में पहले आती है। मतलब अधिगम प्रक्रिया पहले आती है, लर्निंग पहले और डेवलपमेंट बाद में। ठीक है, उन्होंने कहा है वाइगॉस्की के अनुसार लर्निंग पहले आती है और डेवलपमेंट बाद में आता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन ए में ऐसा कुछ है नहीं। बी में पढ़िए। बी में ये लिखा है कि विकास प्रक्रिया मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो अधिगम प्रक्रिया मतलब लर्निंग प्रोसेस से पीछे रह जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट से पहले आती है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तो आगे कौन रहता है? लर्निंग। तो लर्निंग पहले आती है। ठीक है, तो अब वाइगॉस्की लर्निंग को ज़्यादा महत्वता देते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन बी, फर्स्ट का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कोलरबर्ग के बारे में है। कोलरबर्ग के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? कोलरबर्ग की सबसे प्रमुख आलोचना क्या है? कोलरबर्ग के अनुसार कोलरबर्ग ने कहा है किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत पर प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि नैतिक तर्कता का विकास है। उन्होंने ये कहा, उनके अनुसार पुरुष और महिलाओं की नैतिक तर्कता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया गया और कोलरबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो उन्होंने आलोचना पूछी है, उसमें एक लिमिटेशंस क्या रह गई? उसमें रह गई सी। और कोलरबर्ग ने क्या करा है? सांस्कृतिक विभिन्नताओं को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। उन्होंने कल्चर इंडिविजुअलिटी को ध्यान नहीं दिया, जो कि ध्यान देना चाहिए था। पुरुष और महिलाओं की नैतिक तर्कताएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं और उनकी सांस्कृतिक विभिन्नताओं को उन्होंने महत्व नहीं दिया अपने सिद्धांत में। जो उन्होंने कोलरबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है ना, उसमें उन्होंने इस पॉइंट को नहीं दिया। ये उनकी आलोचना है। तो सेकंड का सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका क्या करेगी? ए, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित करेगी? नहीं, शिक्षिका ऐसा नहीं करेगी, वो मुकाबला नहीं करवाएगी बच्चों में। एक, वह अपने बच्चों से, विद्यार्थियों से जिस प्रकार अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करने को कहेगी, तभी बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश करेगी? नहीं, वो अपेक्षा नहीं करेगी, बच्चों के हिसाब से हमें काम करना है। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना है कि शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। हाँ, बात सही है। मुख्य तत्वों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का हमें प्रयोग नहीं करना होता है। जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, हम ज़्यादातर उनको ऐसे मेथड अपनाएं जिससे बच्चे
उनके जो ऑडियो विजुअल हो, स्मार्ट क्लासेस या स्मार्ट तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को रोल प्ले के द्वारा पढ़ाएं, बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाएं। ठीक है। और हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ कि ऐसी पद्धतियों को नियोजित किया जाए। कक्षा कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी, एक शिक्षार्थी केंद्रित की बात चली है तो हम शिक्षार्थी पे जोड़ देंगे, बाल केंद्रित की बात चल रही है तो इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करेंगे जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम। थर्ड का सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जिसमें आत्मबोध, मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया, आत्मबोध हेतु शाब्दिक योगदान देगा वह हो सकता है। मैंने आपको बुद्धि के बारे में पढ़ाया है, अंतः बुद्धि और अंतरा बुद्धि कल पढ़ाया था ना। तो अंतः व्यक्तिक बुद्धि है जो आत्मबोध की मतलब स्वयं को जानना, स्वयं को जानना, विभेद करना, ये सब निर्धारित करता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में। ये किसने दिया है सिद्धांत, ये दिया है गार्डनर ने। क्वेश्चन बनता है हमेशा यूपी टेट में कि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया है, वो दिया है गार्डनर ने। ठीक है। वो जो साइकोलॉजी की फर्स्ट जो हमने वो बनाई थी, फर्स्ट जो हमने स्टार्टिंग करा था तो हमने ये पढ़ाया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वाइगोस्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है। फर्स्ट, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा और चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण, इस ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। वाइगोस्की और पियाजे में क्या अंतर है। पियाजे जो हैं वो बात करते हैं, पियाजे थिंकिंग प्रोसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, थिंकिंग प्रोसेस को। तो वो कहते हैं कि बच्चों में विचार पहले आते हैं, उसके बाद भाषा का विकास होता है। लेकिन जो वाइगोस्की हैं वो भाषा को पहले बोलते हैं कि भाषा बच्चों को सांस्कृतिक और सामाजिक माहौल के अनुसार मिलती है, तो भाषा को पहले बोलते हैं, कहते हैं कि भाषा को पहले बच्चे के अंदर अंतर्निहित क्षमता होती है भाषा को अर्जित करने की। तो पियाजे कहते हैं कि बच्चे का जो बालक का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो पहले आएगा, उसके बाद बच्चा भाषा को सीखेगा। तो उनके दोनों भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, 5 का सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, 6 क्वेश्चन, इस पर अत्यधिक वाद विवाद हो रहा है कि क्या लड़के और लड़कियों में योग्यताओं का विशेष समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। पहले हम सारे पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि लड़कों लड़की योग्यता का विशेष समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। तो वो वाद विवाद जो है वो इसमें अधिक सहमति हम किसके साथ जाएंगे। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। आपने देखा होगा अपने समाज में लड़कों से कहा जाता है कि लड़कियों की तरह मत रो, और लड़कियों को कहा जाता है कि तुम्हें सेवा भाव का भाव, तुम्हारे अंदर इमोशन होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बी ऑप्शन, युवा जब युवा बन जाते हैं, यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत हो जाती हैं। क्यों, कहाँ ये इसमें क्या होता है, बी ऑप्शन में ये कह रहे हैं सीधे से लड़के लड़कियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर वो एक साथ खेलते हैं तो उनके अंदर, क्योंकि उस टाइम पे जब उनकी युवा अवस्था होती है तो उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उनकी रुचियाँ जो हैं अलग अलग होने लगती हैं। ठीक है। सी की बात करें, अलग अलग मीन्स अब उन अट्रैक्शंस होने लगते हैं। ठीक है। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। नेक्स्ट है, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से ही इस प्रकार के हैं। इसमें ऑप्शन डी पढ़िए कि लड़कों में के अंदर सेवा भाव का नहीं होता है, लड़कियां ही होती हैं बस सेवा भाव के लिए। तो ये एक लैंगिक रूढ़िबद्धता है इनके लिए। अब नेक्स्ट सी करेंगे, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। हाँ, ये बात थोड़ी बहुत, अगर हम बात करें सबसे अधिक हम इससे ज़्यादा देखते हैं, हम देखते भी हैं अपने आसपास, तो हम इससे ज़्यादा सहमत हैं। आनुवंशिक की बात की गई है कि लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है। देखा होगा आपने घर में, जब हम तो बच्चे क्या करते हैं, लड़कियां क्या करती हैं, अपने घर को सजाने की कोशिश करती हैं, रंग बिरंगे कुछ अपने कल्चर से अपने घर को सजाती हैं एक्टिविटीज़ से। एंड लड़कों में क्या होता है, वो क्या करते हैं, अपने आक्रामक खेल दिखाते हैं, उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए वो आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे। ऑप्शन ए के सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों की उल्लेखित करना। ऑप्शन बी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अब सारी चिंतन को प्रोत्साहित करती हों। बात करें
ऑप्शन ए की सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना, नहीं। एक अध्यापक यहाँ सुनिश्चित करे कि विद्यार्थी आंतरिक रूप से ही प्रेरित है या बाह्य रूप से। ठीक है, तो अब उपलब्धि की बात चल रही है, तो एक समान मानकों के उल्लेखित करना ये अभी नहीं हम कर सकते। ठीक है, क्योंकि बात चल रही है विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है या नहीं। नेक्स्ट है अंतिम परिणाम पे ध्यान देने की बजाय, हम उसके रिजल्ट पर ध्यान देने की बजाय हमें उसे व्यक्तिगत रूप से, व्यक्ति मतलब उसको पर्सनली बच्चों की हमें जो प्रोसेस चल रहा है उसका सीखने सिखाने वाला प्रोसेस, उस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे कि हम उसके रिजल्ट को ना देखें, हम उसके ये देखें कि उसका जो पढ़ाई का तौर तरीका वो किस तरीके से है, हम उसमें शिक्षक उसमें क्या करेगा, उसको इसमें एक अपने अपने विचारों के द्वारा उसे पर्सनली समझाएगा कि बच्चों आप एक अधिगम की प्रक्रिया को इस तरीके से ध्यान दो, एक प्रोसेस इस तरीके से अपने तरीके से बताएगा, तो शायद बच्चे की हेल्प हो जाए, बच्चा उस तरीके से पढ़ने लग जाए। ठीक है, और वस्तु रूप में पुरस्कार देना नहीं, और अधिगम गतिविधि की योजना बनाना, अभी सारी चिंतन तो हमें करना ही नहीं है बच्चों के अंदर, हमें प्रतिभाशाली बच्चों के हिसाब से चलना नहीं, हमें अब सारी चिंतन बच्चों के अंदर सोच विकसित करनी है हर सब्जेक्ट के प्रति, कि वो ऐसे भी हो सकता है, उसे क्वेश्चनिंग प्रोसेस को बढ़ाना है बच्चे के लिए। एंड बच्चों को ऐसे इस तरीके से उदाहरण देने हैं कि बच्चा क्वेश्चनों के आंसर भी दे और बच्चा उस चीज़ को समझे भी जो हमसे समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, 7 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि ए आकलन वस्तुनिष्ठ है, असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, नहीं, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, हाँ। अगर कक्षा परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें दिख रही है, तो शायद अगर हम अपनी पद्धति, अपने आकलन प्रक्रिया, अपनी पाठ्यक्रम में थोड़ा सा चेंजेस कर दें, तो हमें उस पर हम विचार करें और चेंज करने की कोशिश करें, तो शायद बच्चे की सफलता हमें मिले, हमें उसका अच्छा प्रदर्शन देखने को मिले, क्योंकि बच्चा मेहनत कर रहा है ना। कुछ बच्चे को अनुत्तीर्ण होना ही, चाहे वैसा उन पर कितने भी दे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें फेल ही होना है, उनको उनकी वैसा पे छोड़ दिया जाता है, कि बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं कमियों के साथ पैदा होते हैं, नहीं, ये दोनों पॉइंट गलत है। हम कुछ भी है, बच्चे अनुत्तीर्ण होना ही है, नहीं, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना है नहीं, हमारे प्रोसेस में कमी हो सकती है, शिक्षक के प्रोसेस में कमी हो सकती है, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही नहीं होता है, बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं कर्मियों के साथ पैदा नहीं, बच्चों में कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, सभी में अपनी अपनी एक क्षमता होती है। ठीक है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे कि पाठ्यक्रम शिक्षा पद्धति आकलन प्रक्रिया पे हमें विचार करना चाहिए, तभी बच्चा सफल हो सकता है, उसकी अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है जो उसको कठिनाई हो रही है अधिगम में। ठीक है, तो बी के साथ जाएंगे, 8 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ए बच्चे का बोध स्तर निम्न है, बच्चे की अध्ययन में रुचि नहीं है और वह अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। नेक्स्ट, बच्चों की आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था, बच्चों ने अभी तक संकल्पना स्पष्ट प्राप्त नहीं किया, आपकी अपनी शिक्षा पद्धति पर चिंता करने की आवश्यकता है। हाँ, अगर आप कक्षा में कुछ बच्चे हैं और वो गलतियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो इस परिस्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार आपको एक शिक्षण पद्धति पर, अपनी जो शिक्षण पद्धति है उस पर चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे का बोध स्तर निम्न नहीं, बच्चे का बोध स्तर पे कोई निम्न नहीं है। ठीक है, उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, तो आपकी शिक्षा पद्धति में कोई कमी है। ठीक है, इसलिए वो शोर कर रहे हैं, बच्चे की आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, 9 का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में, मतलब कि एक टॉपिक में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करता है, एक विद्यार्थी है और वो क्या कर रहा है, जो भी टॉपिक है उसके पास, उसको रेखांकित कर लेता है और दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाता है, कि एक प्रस्तुतिकरण ऐसा बनाता है, एक प्रेजेंटेशन की, जब वो प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न वाले क्वेश्चनों को प्रस्तुत कर सके। जब वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जब वो प्रेजेंटेशन के द्वारा उस टॉपिक की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करता है, तो वह एक विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट बी, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट सी, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग नहीं, प्रेक्षण अधिगम नहीं, और अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करें नहीं, हमें
उसने बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा है अपने टॉपिक को समझ रहा है, ठीक है। तो अपने टॉपिक को उसने समझ लिया, प्रकरण समझ लिया, तो वो क्वेश्चन उसके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूछेगा। विचारों के संगठनों के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, वो विचार कर रही है उस जो भी उसने प्रकरण पढ़ा उस पे विचार करा, तो उसके जो भी अंदर दिमाग में चिंतन आ रहे हैं उनको क्वेश्चन के प्रोसेस के द्वारा पूछ रही है अपनी टीचर से, ठीक है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th, किस प्रकार एक अध्यापिका बच्चों को एक बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। ऑप्शन ए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्या को समाधान करने के मौके देना, उनको हल करते समय सहयोग देना। ऑप्शन बी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। समस्याओं को समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। पर हमें ऑप्शन डी के साथ नहीं जाना, क्योंकि हमें बच्चों को पुरस्कार देकर उनकी अभिप्रेरणा को कम नहीं करना है। प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान, हम बच्चे को खुद ही समस्या का समाधान करना चाहिए, तो सी भी गलत हो गया। बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्या के उत्तर देखने के लिए नहीं, हमें उसे बच्चा उत्तर देख लेगा तो बच्चे को समझ में ही नहीं आया, मतलब बच्चा रट भी नहीं रहा है, बच्चा उस बच्चे को कोई वो ही नहीं है कि मुझे इस समस्या पर कैसे वो दिमाग की उसके उसके अंदर सृजनात्मक चिंतन की योग्यता ही नहीं आएगी, ठीक है। हम उसे कहेंगे पाठ्यपुस्तक से देख के आंसर लिख दो, तो बच्चों के अंदर तो कोई थिंकिंग प्रोसेस बढ़ा ही नहीं, है ना, तो उसका अधिगम में रुचि ही नहीं बढ़ेगी। बच्चे को विविध प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के मौके देना, उनके हल करते समय, हाँ, जब बच्चे समस्या का समाधान हम कर रहे हैं तो उनको अलग अलग प्रकार की समस्या को समाधान करने के लिए हमें मौके देने चाहिए, और हाँ, जब समस्या समाधान कर रहे हैं तो हमें उनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। तो हम जाएंगे 11 के ए ऑप्शन के साथ, तो 11 का ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। ऑप्शन ए, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है, और अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप में आंकलन नहीं किया जा सकता। अधिगम केवल तभी होता है यदि व्यवहार से सुस्पष्ट होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, ये किसने कहा है, ये कहा है वाइगॉस्की ने। हमने वाइगॉस्की के बारे में पढ़ा है ना, ये रशियन वैज्ञानिक हैं। वो कहते हैं कि भाषा बच्चा जब सीखता है, जब बच्चा कैसे अवस्था में हो, जब बच्चा सामाजिक सांस्कृतिक माहौल में हो, ठीक है। पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित, रॉन्ग। ऐसा घटित करना है कि बाह्य रूप से आकलन नहीं किया जा सकता, नहीं, अंकों के रूप में तो करना ही नहीं है। अधिगम केवल तभी होगा कि ये व्यवहार, नहीं। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, तो 12 का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। विकास परिपक्व और अनुभव के बीच की अन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एक मात्र निर्धारक है। विकास प्रबंधन और दंड के बीच सुनिश्चित किया जाता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, क्योंकि क्योंकि इसमें ये लिखा है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। बाल विकास का सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है, तो विकास जो है, मैंने आपको जब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाया था तो मैंने परिपक्वता आपको पढ़ाया था, मिच्योरिटी। तो मिच्योरिटी पढ़ाया था, तो मिच्योरिटी क्या होती है, जो हमारा अधिगम और उसके अनुभव के पीछे एक क्रिया की वजह से घटित होती है। देखिए, अगर एक क्रिया है, हमने वो सीख ली, हमने वो क्रिया सीख ली, कोई पूर्व क्रिया हमने सीख ली, ठीक है, कोई हमने क्रिया थी जो हमने सीख ली, और उसके बाद उसी के आधार पर हमें कोई नई क्रिया, नया काम दे दिया जाए, उसी के आधार पर कोई हमें नया काम दिया जाए, तो हम नया काम कैसे करेंगे, क्योंकि हमने पुराना जो काम किया था वो अनुभव हो गया ना, अब उसका नया काम करेंगे तो हम जल्दी कर लेंगे, क्योंकि हमें वो एक्सपीरियंस हो गया। अब हमें कोई कठिनाई नहीं आएगी, वो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी उस काम को करने में, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अनुभव हो गया, और फिर मिच्योर भी हो गए हम, हमारा विकास भी हो गया दिमाग का। तो ये विकास क्या है, बाल विकास। बाल विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, बी नहीं जाएंगे, क्योंकि बी अनुभव विकास का एकमात्र आ गया, केवल जहां ऑप्शन में आ जाए, मैंने आपको बता रखा है कि वो ऑप्शन गलत है। और विकास प्रबंध तथा दंड के द्वारा, नहीं, दंड के द्वारा निर्धारित नहीं करते हैं, बच्चे की गति को सही ढंग से अनुमान लगा सकते हैं, नहीं। तो ऑप्शन ए 13 का ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति पालन पोषण और वाद विवाद के संदर्भ में कौन से कथन से आप प्रकृति पालन पोषण, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें इन्वायरमेंट की बात की गई है और हेरिडिटी की बात की गई है, ठीक है। और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं ऑप्शन में कहाँ हैं, आपको ऑप्शन सी में दिखेगा, वंशानुक्रम हेरिडिटी, और परिवेश मतलब पर्यावरण इन्वायरमेंट।
तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुंदे हुए हैं, दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। हाँ, विकास को प्रभावित करते हैं या डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 इज लास्ट क्वेश्चन। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है समाजीकरण जिसके द्वारा हमारे, जब हम समाज में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, समाज के नियमों, है ना, समाज के नियमों और रीति रिवाजों और जो भी हैं सब भाई, जो हम समाज में रह रहे हैं रीति रिवाज सबको फॉलो करते हैं, ठीक है। रीति रिवाज हो गए, नियम हो गए, जो भी मान्यताएं हैं हम उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक, तो ये सामाजिक एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे मूल्य, विश्वास और अपेक्षाओं को अर्जित करती है, घुलने मिलने में समायोजन की, या एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने सिखाने की, या मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ कि 15 का ए इज़ करेक्ट। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सामाजिक मूल्य, सामाजिक विश्वास, सामाजिक अपेक्षाओं को अर्जित करने लगते हैं और हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 15 का ए इज़ करेक्ट। तो आज बस इतना ही, कल करेंगे हम नेक्स्ट 16 से स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।